हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। ऑल राइट, और गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट आर द एप्लीकेशंस वन बाय वन फॉर द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या क्या एप्लीकेशंस मिलती हैं जनरली दुनिया में? बहुत लोग पढ़ते हैं ऐसा कि रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या है। आज हम जिंदा करके पढ़ते हैं टॉपिक्स को थोड़ा सा। ये फिनिशिंग टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू जस्ट स्नेल कहता है देयर आर टू मीडियम and a boundary to separate this called interface. At this interface, denser and rare, denser and rare are the medium to be separated. और ये पहले बता रखा है, रेयर का मतलब रेयर नहीं होता, रेयर का मतलब जिसमें स्पीड कम हो, है ना? गलत है। जिसमें स्पीड ज्यादा हो। किसी वेव की स्पीड वाटर में ज्यादा हो सकती है, किसी वेव की स्पीड वाटर में कम भी हो सकती है। लाइट के लिए वाटर डेंसर है एयर के रिस्पेक्ट में, बट वहीं पर अगर साउंड की बात की जाए तो साउंड के लिए अगर हम वाटर देखें हाई स्पीड हैविंग मीडियम, तो साउंड के लिए वाटर रेयर हो जाएगा और लाइट के लिए वो डेंसर हो जाएगा। ये चीज पहले बता रखी थी। नाउ स्नेल्स भाई सेज दैट, स्नेल्स भाई कहता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, ऐसे हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, ऐसे ही हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। इस एंगल को स्नेल्स आई और इस एंगल को आर बोलता है। वेयर एज आई से थीटा इन द रियर एंड थीटा इन द डेंसर। मैं ऐसा बोलता हूं, थीटा इन द रियर एंड थीटा इन द डेंसर। मेरा कभी न्यूमेरिकल गलत ही नहीं हो सकता, वेदर इट इज आस्क्ड इन द आईआईटी और इट इज आस्क्ड इन द नीट, कभी गलत नहीं होगा इफ थीटा रेयर एंड थीटा डेंसर की बात करें तो। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि इसके साथ में मैंने एक और डायग्राम बनाया और इस डायग्राम के अंदर एक इंसिडेंट रे इस तरीके से जा रही है, और जब ये डेंसर टू रेयर जाएगी तो इस केस में मैं इस एंगल को आर और इसको आई बोलूंगा, और ये सेम टू सेम मीडियम है, रेयर एंड डेंसर। बच्चे ने मेरे दो डायग्राम्स पे लुकआउट किया और लुकआउट करने के बाद उसे ऐसा मिला कि इनका कोई महत्व होगा, तो है, इनका एक महत्व है। ये फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकंड डायग्राम है। फर्स्ट वाले सेकंड वाले डायग्राम में मैं ये बताना चाहता हूं
ये बताना चाहता हूं कि स्नेल्स कहेगा जिस मीडियम में एंगल फॉर्म हुआ है उसका साइन ले लो। तो मैंने यहां साइन ले लिया थीटा आर, और इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो म्यू वन। तो मैंने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया म्यू वन इज इक्वल टू जिस मीडियम में एंगल फॉर्म हुआ है इसी का साइन ले लो। तो ये आ जाएगा थीटा डी। अगर मैं इससे सॉल्व करूं तो मुझे सॉल्व करने के बाद मिलेगा म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू साइन आर, यानी यहां पे साइन थीटा आर डिवाइडेड बाई साइन थीटा डी है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर। अब ध्यान से देखेंगे कि इसको सिंपली कहा जाता है म्यू, इसको सिंपली कहा जाता है, इसको म्यू इज इक्वल टू, पेयर के लिए देखा जाता है म्यू, हमेशा पेयर के लिए देखा जाता है। तो म्यू ऑफ वाटर ऊपर आ गया और एयर नीचे आ गया, दिस इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई ये मेरे पास आ जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर। तुम कुछ मत करो, बस मुझे एक चीज बता दो, साइन आई अपॉन साइन आर देख रहे हो, आई का एंगल ज्यादा है एयर में या कम है वाटर के रिस्पेक्ट में? ज्यादा है। जब एंगल ज्यादा होगा आई, तो साइन आई की वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्लियर है? और जब साइन आई का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो साइन आई अपॉन साइन आर जब करोगे, इट मीन द न्यूमरेटर इज हैवी देन द डिनोमिनेटर एंड वी आर गेटिंग डिवीजन, सो इट विल कम मोर देन वन। तो साइन आई अपॉन साइन आर जब मोर देन वन आएगा तो इस बात का यहां पे हमें एक और प्रैक्टिकली और न्यूमेरिकल मीन समझ में आया कि म्यू का वैल्यू तो वैसे भी वन से ज्यादा होता है। अक्सर बच्चे को यह फॉर्मूला सबसे ज्यादा रटा होता है, वो हमेशा कहता है स्नेल्स लॉ मींस साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन इस म्यू के अंदर दो चीजें छुपी हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन, म्यू डेंसर अपॉन म्यू रेयर। अब कोई बंदे को स्नेल्स का बहुत कम मीनिंग पता है तो वो इस वाले डायग्राम में, सेकंड वाले डायग्राम में, इस वाले में, इस वाले डायग्राम में वो क्या करेगा, यहां पे लिख देगा म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और ये भाई साहब देखो, जैसे तुमने लिखा तो अब आई जो है वो किस मीडियम में बना है एंगल? डेंसर में। एंड दैट एंगल इज स्मॉलर। अगर वो एंगल स्मॉलर होगा तो साइन आई का वैल्यू भी कम आएगा। अगर साइन आई का वैल्यू कम आएगा तो साइन आई यानी कम न्यूमरेटर, साइन आर डिनोमिनेटर ज्यादा, तो कम को ज्यादा से डिवाइड करोगे तो वैल्यू लेस देन वन हो गई। क्या म्यू लेस देन वन होता है? नहीं होता। सो देयर आर चांसेस ऑफ मिस्टेक कि हम साइन आई अपॉन साइन आर याद ना करें, हम याद करें ऊपर जो एंगल होता है वो हमेशा वो होता है जो रेयर में बना है, और नीचे जो एंगल होता है वो हमेशा वो होता है जो डेंसर में बना हुआ है। समझ में आ रही है कोई बात? हाँ जी बोलो। हाँ, तो हमेशा हमें एंगल ऊपर जो चाहिए वो कौन सा एंगल चाहिए? रेयर में बनने वाला एंगल। नीचे वाला कौन सा चाहिए? डेंसर में, जिससे म्यू की वैल्यू कंपेंसेट हो जाए। कंपेंसेट करने के बाद ही हमें मिलेगा। वैसे स्नेल्स क्या कहता है जनरली, थ्योरेटिकली स्नेल्स क्या कहता है? सो यहां पर स्नेल्स की ये वैल्यू गलत है। सो हमने यहां पर ये मिसकॉन्सेप्शन देखा कि इट इज लाइक ना 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 ना, वैल्यू गलत आ रही है। तो यहां पे क्या होना चाहिए? म्यू, दिस म्यू बिकम साइन आर अपॉन साइन आई। बात समझ में आ रही है? तो दोनों डायग्राम्स में मैंने ये बता दिया कि स्नेल्स को गलती करने के चांसेस कहां मिलते हैं। और अगर मुझे स्नेल्स लगाना हो तो मैं ऐसे लगाऊंगा। इतना पहले नोट डाउन कर लेंगे।
चला जाए। मैं स्नेल्स को ऐसे पढ़ता हूं, फॉर मी स्नेल्स इज लाइक product of refractive index of the medium with the sign of angle made in that medium। मेरे लिए स्नेल्स एक अद्भुत कहानी बोलता है। प्रोडक्ट का मीन्स मैं मल्टीप्लाई से लेके जा रहा हूं। सो फॉर मी स्नेल्स लुक्स लाइक इट इज प्रोडक्ट ऑफ म्यू multiplied by sine of angle made in that medium becomes constant। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो मैं ऐसा मानूंगा इट इज लाइक कांस्टेंट। इट इज लाइक कांस्टेंट, तो ये मेरे लिए कांस्टेंट रहेगा। बोलो क्लियर है? अब मेरे पास यहां से एक चीज और नजर आ गई। लेआउट, mu2 I am saying this is theta 2 and I am saying this is theta 5। कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ऐसा कह सकता हूं फॉर स्नेल्स mu1 sin theta 2 इज इक्वल टू mu2 sin theta 3। बोलो समझ में आ रही है बात? अब मुझे किसी ने कहा ये वाला मीडियम डेंसर है भाई और ये वाला मीडियम रेयर है, तो मैं कहूंगा हाँ ठीक है, इसका मतलब है mu2 ग्रेटर है and this is divided by mu1। mu2 ग्रेटर है mu1 is equal to sin theta 2 डिवाइडेड बाय sin theta 3। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि sin i याद करना है, क्या करना है, यही मेरा म्यू है। क्लियर हुआ? डेंसर हमेशा अपवर्ड रहेगा और डाउनवर्ड कौन रहेगा? रेयरर। क्या समझ में तो नहीं आ गया? बोलो। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मुझे यहां से एक चीज और देखने को मिलती है कि नोट पॉइंट में अगर मुझे ये चीज देखनी हो कि स्नेल्स वाकई में क्या बोल रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, क्योंकि कांस्टेंट के इक्वल है। जहां जहां डेंसर मीडियम होगा एंगल ऑटोमेटिकली स्ट्रिंक होता चला जाएगा। लेकिन ये जो चीज है साइन आई अपॉन साइन आर वाली, वो भी कहां से आई? तो मैंने बताया इट कम्स फ्रॉम दी, कोई बताएगा? मैंने बताया था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर रिफ्लेक्शन में होता है और रिफ्रैक्शन में साइन आई अपॉन साइन आर होता है। लेकिन ये भी कहां से आते हैं? इनके लिए भी एक बेस बना हुआ है, तो वो बेस कौन सा है?
कोई बच्चा नहीं बताया। Format says minimum light takes minimum time to travel from one तो फॉर्मेट्स ने क्या बोला, इस चीज को नोट डाउन में, ये चलता ही नहीं है यार, नहीं ये वाला ये मेरा नहीं है यार, ये स्लेट मेरी नहीं है, ये मेरी स्लेट उसने ले रखी है, वो इस पे नहीं चलता, पता नहीं क्यों, उसका ड्राइवर क्या है, ये किसी और का यार घिसा हुआ बहुत ज्यादा। अब जीत का है तो जीत से बोलो भाई मुझे दे दो मेरा, जो उल्टा पकड़ के ना इसको साइड में भी अभी चलाइए। अरे वो चलता है लेकिन बंद हो जाता है, तो मेरा दे दो ना यार, सही से चलाइए। मेरा ले लीजिए, मेरा लेंगे।
लाइट टेक्स मिनिमम टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बात समझ में आई है बात? अच्छा, ये इतनी बहुत ज्यादा खतरनाक बात क्यों लगती है? बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसको प्रूफ करके देखो जरा। जस्ट अ मिनट, इसे प्रूफ करके देखते हैं हम लोग, और अगर तुमने ये प्रूफ कर लिया ना तो मान जाएंगे। देखते हैं। मान लो कि ये डेंसर मीडियम है, this is the normal, this is the refracted ray, and this is the point A जहां से लाइट चल रही है पॉइंट B तक। तो A से पॉइंट B तक जब लाइट जाएगी तो मैंने इसकी ज्योमेट्री को कुछ यूं देख लिया। दिस इज द एंगल I, दिस इज द एंगल R। ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ1 है और ये μ2 है। यहां से हमने देखा कि जब हमें लाइट को किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है तो फर्मेट कहेगा कि भाई हमको लगना चाहिए मिनिमम टाइम, हमको लगना चाहिए मिनिमम टाइम। ठीक है भाई, अपन ने मान लिया मिनिमम टाइम की बात है। क्या तुमने कभी डिफरेंशिएशन पढ़ा है? क्या तुमने कभी डिफरेंशिएशन पढ़ा है? और क्या इसमें कई बार एप्लीकेशन देखनी है? स्लोप मेजर करता है, रेट मेजर करता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा बताता है। ऐसा कुछ पढ़ा है कभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में? अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात होगी तो मिनिमा करने के लिए टाइम को मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। और अगर मुझे डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा तो मैं टाइम को मिनिमम करना चाहता हूं, तो टाइम के लिए करना पड़ेगा। सो लेट अस कंसीडर कि दिस इज लाइक x1 and let's say कि this is like x2 and this is like कि यहां पे अगर मैं पॉइंट मानू O तो ये हो गया AO। एक बात बताओ, A पॉइंट से O पॉइंट तक आने में जो भी वक्त लगेगा वो T1 वक्त ऐसा होगा ना कि A से O तक का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दैट मीडियम। यही तो होगा। अगर इस मीडियम में V1 वेलोसिटी से जा रहा है और यहां लाइट V2 से जा रही है तो यही तो होगा AO अपॉन V1। क्या बोलते हो? AO अपॉन V1 यही होगा। और T2 अगर मुझे टाइम निकालना है तो T2 टाइम का मतलब मेरे पास ये होगा ना भाई कि इट इज लाइक OB डिवाइडेड बाय V2, OB डिवाइडेड बाय V2। क्लियर कट फिनोमेना है। अब तुम एक बात देखो कि AO डिवाइडेड बाय V1 की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं C अपॉन μ1, क्योंकि कितने टाइम्स कम हो जाएगी स्पीड तो उसका जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतने टाइम्स कम हो जाएगी। बोलो। तो T1 को मैंने ऐसे लिख दिया μ1 AO डिवाइडेड बाई C,
और T2 को ऐसा लिख दिया μ2 OB डिवाइडेड बाय C। क्या बोलते हो, ये चीज में क्या बोलते हो, आ जाएगा कि नहीं? तो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि फॉर्मेट कितना अच्छा आदमी है कि उसने धीरे धीरे एक नॉर्मल फॉर्मूला लगाते ही μ1 और μ2 को इनकॉर्पोरेट कर लिया, और जैसे उसने यहाँ इसको इनकॉर्पोरेट किया तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि इस ज्योमेट्री से साइन आई की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। आएगी कि नहीं बोलो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस आएगी कि नहीं? सी सी इक्वल कर लेंगे तो दिस इज द बेटर वे जिसमें हम इसको सिंबलाइज करना चाहते हैं। अब देखो t की वैल्यू हो गई t1 प्लस t2, यार ये t1 प्लस t2 लिख लो इसको। नहीं मिटेगा, क्लियर आवाज नहीं मिटेगा। मैं कह रहा क्लियर मिटाना उतना ही है ना, नहीं तो वैसे ऐसे मिटेगा बार बार ऐसे। ये तो सही है, टाइम के नहीं कर रहा। ये मजे मतलब अरे आपके सामने ना कर रहे हैं, देखो अब देखो यहां पर बच्चा जब इतना लेके आ जाएगा तो ये t इज इक्वल टू होगा t1 प्लस t2, दोनों की वैल्यू यहां रखोगे, फिर dt बाय dx करोगे, ये जो x है ना वो करोगे, यहां पर dt बाई dx को 0 करोगे, तब अपन अपने पास एक कंडीशन आएगी कि हाँ इस जगह पे ये वैल्यू मिनिमम दे रहा है। सो दिस इज हाउ फर्मेट्स प्रिंसिपल वर्क इन द डेरिवेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। नीचे लिख लेना, वी हैव टू डिफरेंशिएट द टाइम, we have to differentiate it with respect to displacement, to find minima, then we will achieve result of Snell's law. Achieve result of Snell's law. तो बताओ कि स्नेल्स लॉ जो है नीरज भैया,
ए नीरे भाई, ए भाई, शेर हो गया है। चलो अब ये बताओ, मेरा कोई नहीं, रिफ्रेश करने की बात आता है। हाँ चलो, अब देखो, यहाँ पे हमने फॉर्मेट्स प्रिंसिपल से सेल्स लॉ का डेरिवेशन किया। इसका मतलब फॉर्मेट्स रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बता देता है, एंड इन रिफ्रैक्शन ये म्यू इक्वल टू साइन थीटा इन द रेयर डिवाइडेड बाय साइन थीटा इन द टेंसर बता देता है। तो अब ये कभी मत पूछना कि ये दोनों लॉज कैसे आते हैं, मतलब जनरली टीचर याद करा देते हैं, तो ये मत कहना कि याद कराएं। दिस इज बेस्ड ऑन दी फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। अब फॉर्मेट्स भी कहां से आता है ये भी मैं बताऊंगा, बट विद रिस्पेक्ट टू दी सिलेबस। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैं बताऊंगा फॉर्मेट्स कैसे आता है। अब हर चीज कहां से आती है, तो हर चीज फिजिक्स की आती है नेचर एंड एक्सपेरिमेंट से। फॉर्मेट्स ने भी कहीं ना कहीं नेचर और एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, वही चीज मैथमेटिकली डिजाइन की गई होगी और उस चीज के ऊपर ये चीज बनी है। क्लियर? ठीक बात, तो इतना नोट डाउन हो गया। चलते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। apparent depth and apparent height, ये टॉपिक है। इसमें भी हमें याद रखना है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। अगर कर्व्ड में हो जाएगा तो लेंस बन जाएगा। तो देखते हैं अपरेंट हाइट को। देखते हैं अपरेंट डेप्थ क्या होती है। कंसीडर दिस इज द ऑब्जेक्ट inside denser medium and consider these are the incident rays. Now see,
दिस ब्लू इज द रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमें पता है कि जब नॉर्मल के साथ रेड कलर ने एंगल 0 बनाया तो ब्लू कलर भी रिफ्रैक्टेड एंगल 0 बनाएगा। याद रखें, नॉर्मली इंसिडेंट रे is undeviated, ये डेविएट नहीं होती लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर, या जो एंगल हमने रेयर में बनाया है और जो एंगल हमने डेंसर में, तो डेंसर में बनने वाला ये एंगल 0 डिग्री है, तो ये 0 हो गया। म्यू कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसको 0 होना पड़ा। नॉर्मल इंसिडेंस रे हमेशा अनडेविएटेड होते हैं, वो सेम पाथ पे चली जाती है, बट इट विल गो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये नॉर्मल से अवे जाएगी। सलोनी, आवाज नहीं आनी चाहिए। ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने बोल दिया आई, और इस एंगल को बोल दिया आर। अब ध्यान देंगे, कि जब ये रिफ्रैक्टेड रे पीछे जाके कहीं मीट करती हैं, तो मीट करते समय इमेज फॉर्म करेंगी, तो इस O का O डैश यहां बनता हुआ नजर आएगा। बताओ, बात समझ में तो नहीं आ गई ना? इतना रे डायग्राम तो समझ में नहीं आ गया ना, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। समझ में आ गया? अच्छा, तो ऐसा है, फिर अगर समझ में आ गया है तो इस रे डायग्राम का मैथमेटिकल वर्जन हम लेके चलते हैं। कंसीडर दिस इज लाइक A एंड B। तुम देखो, इन ट्रायंगल ABO डैश देखो, एंड ट्रायंगल ABO देखो, दोनों ट्रायंगल्स को बढ़िया से देखो, प्रेम से देखो, अच्छा लगेगा। अब देखने के बाद इस ट्रायंगल के अंदर क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि tan R is equal to perpendicular AB डिवाइडेड बाई बेस AO डैश, जिसको हम कहेंगे D अपरेंट। इसको हम कहेंगे D अपरेंट, क्योंकि हमें डेप्थ अपरेंट इतनी ही नजर आ रही है, और इसको कहेंगे D रियल यानी D। और इस ट्रायंगल का जो मैथमेटिकल वर्जन बनेगा वो बनेगा tan I, क्योंकि ये एंगल I है, ये वाला समझ रहे हो ना, Z बन गया, Z ऐसे करके I कितना मजा आ रहा है, I। तो tan I इज इक्वल टू AB अपॉन D। क्लियर? दोनों ट्रायंगल्स ने कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकली कंक्लूजन दे दिए, और इन कंक्लूजन को माना 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू द नरक। तो क्या है भाई नरक? लिख लो, पहले लिख लो, क्योंकि ये लाइट रे है, ये दिखती नहीं है, ये मन की आंखों से देखनी पड़ती है। ये किरण है, प्रकाश की किरण, कभी प्रकाश से दूर चली जाती है, कभी कोई डोमिनेंट सोर्स होता है तो एक डोमिनेंट सोर्स अपने से किरण दे रहा होता है, और एक लेस डोमिनेंट किरण एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो भाई ये बहुत बड़ा गेम है, बट ये क्लियर है कि न्यूमेरिकल आईआईटी में आता ही आता है।
मतलब पेपर नहीं सेट होगा विदाउट रे में न्यूमेरिकल दिए हुए, और क्वेश्चन बढ़िया ही आता है। तो भाई इतना लिख के चलते हैं। ये जो इतनी जल्दी डन हो जा रहा है ना, तो ये डन ऐसा मत करना कि स्क्रीनशॉट लेके बैठ जाओ। एग्जाम में जब डन होगा ना तो बहुत मजा आएगा फिर। तो चलो भाई बताओ कौन सी रे यूज करते हैं। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक। वी यूज कौन सी रेज? अरे पैरेक्सियल। वी यूज कौन सी रेज? पैरेक्सियल। इसलिए यहां पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इतना दूर नहीं होना चाहिए कि मार्जिन ज्यादा हो जाए ए बी के बिटवीन। बी बहुत नियर बाई होना चाहिए, इसलिए ऑब्जर्वर नॉर्मली देख रहा है। कैसा देख रहा है? नॉर्मली देख रहा है। अगर बहुत ज्यादा टिल्ट होके देखोगे तो हमें पैरेक्सियल रेज मिलना बंद हो जाएंगी, और जब ये पैरेक्सियल रेज हैं देन वी कैन से tan i लगभग इक्वल टू आई, लगभग इक्वल टू साइन आई। देखा कितनी बढ़िया बात बोली है। इस बात को न समझने वाले ना कभी रे ऑप्टिक्स नहीं समझ पाए। पता नहीं क्यों। पैरेक्सियल रेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बी को नियर बाई नॉर्मल देखेंगे ऑब्जेक्ट को। अब आंखों का थोड़ा बहुत तो वृद्ध होता ही है ना, तो जितना वृद्ध है उतनी तो आएंगी उसमें एंगुलरली, लेकिन फिर भी नॉर्मली देखना होता है। अब जब tan i को sin i रखोगे तो ये समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है? ये लिखा है tan r डिवाइडेड बाई tan i, इट इज इक्वल टू sin r बाय sin i इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाय, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ab डिवाइडेड बाई d apparent डिवाइडेड बाय ABD। AB से AB गया और AB से AB चला गया। AB से AB जाने के बाद अब हमको क्या मिला? अब जल्दी से निकाल दो। ये बच्चों का, ऑडियंस का रिजल्ट आने वाला है भाई, जल्दी बोलो क्या आया? तो देखो, तुम बताओ कि अगर ये म्यू रेयर है और ये म्यू डेंसर है तो म्यू क्या होगा? म्यू डेंसर बाई म्यू रेयर होगा कि नहीं? और एंगल कितना आएगा स्नेल्स लॉ से? तो मैंने कहा था हमेशा ऊपर जो एंगल लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं? रेयर में बनने वाला। तो ऊपर क्या लिखोगे? साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई। गलती होने से बच गई कि नहीं? बोलो। तो अब हमने देखा कि ये इसके इक्वल हो सकता है, एंड हेंस वी कैन से म्यू इज इक्वल टू डी बाय डी अपरेंट। रिजल्ट आने वाला है भाई, रिजल्ट आ गया। डी अपरेंट इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई म्यू। आ गया कि नहीं? इस छोटे से रिजल्ट को याद कर लो, इसे याद कर लो, याद कर लो जल्दी। कर लिया याद? बोलो चला गया ना भेजे में? कॉन्सेप्ट गॉन इन द भेजा और नोट? ठीक बात। अब देखो, अब जैसे ये चला गया, हाँ गया ना सर कुछ है नहीं। हाँ ठीक। अब एक बात और भेजे में याद रख लो। एक बात लिख लो, चलो लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। लिखो, इफ ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, if observer is in rare medium,
and object is in denser medium, and object is in denser medium, then appearance is lesser, then appearance is lesser than the real value. Appearance is lesser than the real value. पैराग्राफ चेंज, इसका मतलब है अगर डेंसर में 100 मीटर पे कोई चीज है तो 100 से कम पे दिखाई देना मस्ट है, अगर रेयर से देख रहे हो तो। मीडियम चेंज का फायदा तो मिलता है भाई ऑप्टिक्स में पढ़ने, ठीक है। पैराग्राफ चेंज हो गया, पैराग्राफ चेंज लिख के फिर लिखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, if object is in rare medium and observer is in denser, and observer is in denser, apparent values are higher than the real values, higher than the real values। अब बताओ समझ में तो नहीं आ गई ये बात? समझ में तो नहीं आ गया? आ गई? पढ़ लो अब, इतना पहले पढ़ लो, पहले इतना जल्दी।
चला जाए भाई? क्लास में ही सब हाँ जी बोलो, चला जाए? ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ सर का जमा हुआ नहीं है उसमें भी लग गया टेबल पर सब ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट है भाई। अब देखो, जब ये साफ साफ पता है कि रे डायग्राम में ray will come near the normal in the denser media, means it will intersect at upward direction। तो यहां हमें चिड़िया दिखाई दे रही है नहीं, तो ये हो गया इमेज ऑफ दैट चिड़िया। नाउ लेट्स कंसीडर apparent height will be mu times of h real। बोलो, समझ में तो नहीं आ गया? बताओ, समझ में तो नहीं आ गया? ज्यादा करना है, म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, चिड़िया दूर चली गई। और अगर कम करना है तो फिर म्यू को डिवाइड कर दो, चिड़िया पास आ गई। क्योंकि चिड़िया पानी में नहीं जाएगी तो मछली की बात होगी ना भाई। अब बताओ, ये समझ में तो नहीं आ गया? जल्दी बताओ, ये समझ में तो नहीं आ गया बेटा? आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल लिख लो, है ना? लिखेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लिख के फिर तुम सॉल्व करना, तब तक मैं वेट करूंगा, ठीक है? ऑलराइट, तो न्यूमेरिकल लिखते हैं। इन द डायग्राम गिवन बिलो फाइंड द apparent separation seen by the fish between world and itself। तो क्लियर कट मैंने ये पूछा है कि ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये वाटर है और ये एयर है, ये 99 मीटर है और ये 100 मीटर है, तो बताओ जब ये फिश चिड़िया को देख रही होगी तो उसे अब दोनों के बिटवीन कितना सेपरेशन नजर आ रहा होगा? जल्दी से आंसर दो, और वो भी चैट में।
कोई 199 भी बोल रहा है, कोई 199 भी बोल रहा है। एक बात बताओ, अभी अभी मैंने एक चीज बोली कि जब रेयर में देखना तो दूर देखना। एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट रेयर में है तो इसमें चेंजेज हो जाएगा, और चेंजेज क्या होगा, चेंजेज क्या होगा, एच एपरेंट आएगा, और प्लस क्या आएगा, सेपरेशन बिटवीन सरफेस एंड फिश इज इक्वल टू आएगा, जो हमें डिजायर्ड चाहिए कि डी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश आएगा कि नहीं बोलो। तो इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है, इसी में होना है। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू म्यू एच प्लस, ये तो सेम टू सेम आएगा 100, तो म्यू एच की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 4/3, एच की वैल्यू आ जाएगी 99 प्लस 100। अब ये कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया तो इसको करो, सॉल्व करो। बोलो आंसर आ गया कि नहीं, आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट निकालो इसी में, फाइंड द एपरेंट separation between these two. Find the apparent separation between these two if observer is चिड़िया, if observer is चिड़िया। तो अगर चिड़िया ऑब्जर्वर होगी तब क्या सीन आएगा, ये देखना है, ठीक है। बनाओ, क्या आंसर आना चाहिए। प्रभात कह रहा है 32, भाई इन दोनों के बिटवीन निकालना है। देखो ऐसा है ना, हाँ अब कोई आंसर आ रहा है, 174 भी आया है, अच्छा ठीक बात है, देखते हैं क्या है। देखो ऐसा है, अगर सेपरेशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड देखा जा रहा है, तो बर्ड या ऑब्जर्वर है, तो उसके खुद के मीडियम में जो सेपरेशन है 99, उसमें थोड़ी ना कोई चेंज होगा, वो तो 99 ही रहेगा। चेंज किस में होगा, 100 में। तो डेप्थ कितनी है, 100, तो एपरेंट डेप्थ कितनी आएगी, 100 अपॉन म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 4/3। सॉल्व करो, कितना आ गया, 99 प्लस 75, दैट इज इक्वल टू समथिंग लाइक 174। जो भी यूनिट दिए, मीटर है तो मीटर, ये आंसर हो गया। समझ में आया ये बात, अब भी नहीं आया, अच्छा जी। अब आंसर दे दोगे, पक्का तैयार हो, अब दे दोगे आंसर, चलो ठीक है दे दो। ये है कैप, ठीक है, और इस कैप को मैंने ना ऊपर छोड़ दिया, मुझे पता है कि इस पे ग्रेविटी जी लग रही है, लेकिन अब इस चीज को ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर वो पानी के अंदर से देख रहा है ऐसे, तो अगर वो पानी के अंदर से देख रहा है ना अपवर्ड, तो उसे इसकी ग्रेविटी कितनी नजर आएगी, इसकी ग्रेविटी कितनी नजर आएगी, बताओ, बता दो क्या है, कितनी ग्रेविटी आ जाएगी, बोलो।
दिस इज द रिपीटेड न्यूमेरिकल इन वर्बल फॉर्म, सिंपली मैं बता रहा हूं, लेकिन इस न्यूमेरिकल को जो अरेंज किया गया था स्टैंडर्डली इन आईआईटी एंड पीएमटी, वो कुछ इस तरीके से था कि मैंगो ट्री इज इन बिटवीन द पॉन्ड, POND, पॉन्ड, इसका मतलब तालाब। तो एक आम का पेड़ है जो तालाब के बीच में है, एंड फ्रॉम दैट अमरूद इज ड्रॉप्ड डाउन। तो आम के पेड़ से अमरूद गिर गया, ठीक है, गिर जाने दो। अब आधे बच्चे कैसे बैठे हैं हमारे यहाँ कि वो इस बात पे बहस करेंगे, सर आम का पेड़ है, अमरूद क्यों गिर रहा है? अबे तुम्हें क्या करना है, गिर गया ना, तो फिजिक्स देखो ना भाई, अमरूद गिर गया, सो दैट इज ड्रॉप्ड डाउन फ्रॉम द ट्री। जस्ट below the surface of water there is a crocodile। क्रोकोडाइल का मतलब जानते हो? क्रोकोडाइल जानते हो? अच्छा, तो पानी के सरफेस के जस्ट नीचे क्रोकोडाइल है और वो ऊपर की तरफ देख रहा है टकटकी लगा के, और उसकी आई साइड के नॉर्मली फेज में, यानी उसी लाइन में जहां वो देख रहा है आई साइड पर, उसी पे अमरूद गिरता हुआ आ रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑब्जर्व्ड बाय द क्रोकोडाइल फॉर द अमरूद ड्रॉप डाउन फ्रॉम द मैंगो ट्री। ऐसा था। बताओ भाई, मगरमच्छ को कितना दिखाई देगा ग्रेविटी, बताओ। अगर मेरी शॉर्ट ट्रिक याद हो गई होगी ना, वो वाली जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थी पूरी, तो मजा आ जाएगा। भाई अमरूद किस मीडियम में आ रहा है? किस मीडियम में आ रहा है? मीडियम क्या है? रेयर। रेयर। और बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा है वो किस मीडियम में है? वो किस मीडियम में है जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है? बताओ। अरे बता ही नहीं रहे हो यार। डेंसर में, ठीक है, डेंसर में बता रहे हो। तो जब कोई डेंसर में बैठ के रेयर की तरफ देखेगा तो रे ऑप्टिक्स यहाँ पे चेंज तो करती है, लेकिन म्यू का मल्टीप्लाई करेगी या म्यू का डिवाइड करेगी? अब ये तो जस्टिफाई कर सकते हैं, इतना पढ़ रहे हैं घंटे से। अगर रेयर में कोई चीज दिख रही है डेंसर से बैठ के, तो हम म्यू का मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड? मल्टीप्लाई, ज्यादा हो जाती है चीजें, और डेंसर में देखते तो डिवाइड करते। तो एक बात बताओ कि अगर मैं एयर से बैठ के मैंगो देखूं और अमरूद देखूं तो मुझे जी से नजर आएगा, और वही चीज अगर मैं डेंसर में जाके देखूं पानी में, तो मैं उन मीडियम का 4/3 मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। 10 ग्रेविटी होती है। तो जरा सॉल्व करके बताना कितना है। 4/3 इंटू जी कितना है? 4g/3 कितना आ रहा है? 40/3 कितना आ रहा है? ये आंसर हो गया 13.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इतने से दिखाई देगा, यानी ग्रेविटी से भी ज्यादा से देख पा रहा है। और ये हुआ क्यों? ये हुआ लाइट के फिनोमेना की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। क्लियर है? अब देखो अगली बात। भाई जिंदगी में कोई ना कोई अपरेंसी तो मिल ही रही है बिकॉज ऑफ द ऑप्टिक्स। अब कुछ देर पहले हम सिर्फ सेपरेशन निकाल रहे थे, और अचानक फिर हम धीरे धीरे कहां आ गए? मोशन पे आ गए। लेकिन हर बात को सॉल्व करने की एकमात्र ट्रिक है
या तो म्यू को मल्टीप्लाई करना है या म्यू को डिवाइड करना है। अब ये देख लो कब मल्टीप्लाई करना है कब डिवाइड करना है कि नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन को नोटबुक में सॉल्व नहीं करना, क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व करके बताना है। तो वर्बली सॉल्व करके बता रहे हैं भाई। लो ये देखते हैं, ये है एक एक्वेरियम, घर पे होगा भी। एक्वेरियम मतलब क्या? जिसमें गाय भैंस बैल रहते हैं, है कि नहीं? क्या होता है एक्वेरियम भाई? एक्वेरियम में कौन गाय भैंस नहीं रहते? अब तो जैसे फिश रखते हैं। अच्छा अच्छा ठीक, अब ये फिश रख दी, चलो ये फिश रख दी और इस फिश का मन है कि वो आगे की तरफ आ रही है और तुम इस ग्लास चैम्बर के बाहर हो एज ऑब्जर्वर। पता है कि ये एयर है और ये वाटर है इनसाइड इट, क्योंकि मछली को कोई घी में थोड़ी ना रखता है, जिंदा रहनी पड़ेगी तो उस घी का कोई वर्थ वैल्यू नहीं है भाई, पानी में रखना है। तो अब इस मछली का मूवमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट हॉरिजॉन्टल में। बताओ ये ऑब्जर्वर ओ कितने से जज कर रहा होगा इसको? इफ म्यू ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 गिवन है, बताओ इसको कितनी वेलोसिटी अपरेंटली दिखाई दे रही होगी? तो बीच में ग्लास भी तो है, तो वो तो है ही ग्लास, और ग्लास में तो पानी नहीं आ जाता अपने मुंह पे, ग्लास है भाई। तो ग्लास से तुम्हें क्या करना? ग्लास का पैरामीटर गजानन इतना कम है, इतना कम है कि इसके रिफ्रैक्टिव थिकनेस को मानने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार वही ट्रिक लगाओ ना, देख किस मीडियम में रहे हो? डेंसर में। और देख कहां से रहे हो? रेयर से। तो जब डेंसर में देखोगे रेयर से तो कम हो जाएगी ना चीजें, कम हो जाएंगे तो लिखो V apparent इज इक्वल टू एब्सोल्यूट V डिवाइडेड बाई म्यू। तो एब्सोल्यूट V तो 20 है और म्यू की वैल्यू 4/3 है, तो ये हो गया 60/4। इट मीन इट कम्स लाइक 15 मीटर पर सेकेंड। इतना ही आ रहा है, बोलो। ठीक है, चलो आप बताओ, आप जरूर बता देना, ठीक है। ये एक टैंकर है और इसमें कोई चीज ऊपर की तरफ भागती हुई आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगा हुआ है। बताओ इसे कितनी वेलोसिटी दिखाई दे रही है? जल्दी बोलो, आप तो सही बता देना। किस में देख रहे हो? डेंसर में ना? कितनी नजर आ रही होगी बोलो? 9/4 सही है। कितनी नजर आ रही होगी? 9/4। क्यों? क्योंकि भाई साहब रियल तो 3 है और कम करना है हमें, तो म्यू को डिवाइड कर दो 1/म्यू टाइम्स, तो वो हो गया 4/3। ये हो गया 9/4। सही आंसर है, यानी 9/4 है। अब कर लोगे ना पक्का? बताओ आप तैयार हो?
चलो आप तैयार है तो देखो, ठीक है, ये एक एक्वेरियम है एंड दिस इज लाइक दी कि ये फिश है, ठीक है, ये इस तरफ की तरफ आ रही है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से, और एक यहाँ पे पर्सन भी आ रहा है, इसी लाइन ऑफ एक्शन में आ रहा है, यहाँ पर ये ऑब्जर्वर भी आ रहा है, मैन, और ये फिश है। तो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये पानी भर रखा है हर जगह, और म्यू की वैल्यू दे रखी है 4/3। बताओ जल्दी कितना आएगा, सही बता ना। ऑप्टिक्स क्या बदलाव करेगी? ऑब्जर्वर कौन है? मैन है। मैन को क्या ऑब्जर्वेशन होंगे? दिस इज लाइक कैसे होंगे ऑब्जर्वेशन, कैसे हो? चलो ठीक है, नहीं आया तुम ना पहले ये मैसेज में बोल दो कि नहीं आया, लिख के भेजो पहले, तो मेरे पास रिटन प्रूफ होना चाहिए। आवाज आ रही है? इतनी बेसुध हिंदी कहां से बोलने लगा प्रभात? बहुत सही है, इक्वल का साइन है मेरे पास, राइट में इक्वल लगाने की जगह नहीं, इसलिए मैंने नीचे लगा दिया। तो मैं बताओ, ये एक्वेरियम टूटेगा तो क्या इस फिश की ये वेलोसिटी मैं ऐसे लिख सकता हूं, 20 डिवाइडेड बाई 4/3 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो? अरे ये तो समझो मॉडिफिकेशंस। तो ये फिश की अपरेंट वेलोसिटी आ गई कि नहीं, वी अपरेंट आ गई कि नहीं, और मैन तो ऐसे ही चल रहा है, तो मैन ऐसे चल रहा है तो मैन की वेलोसिटी मैंने u मान ली। तो u का अगर यहाँ पे डेटा लेना होता, मैंने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड, पहले नहीं लिखा है अब लिख दिया 10 मीटर, लेकिन अगर कुछ भी होता 10 मीटर है या u या अननोन, तो क्या अब मैं इनमें रिलेटिव मोशन निकाल सकता हूं? कहा जाता है कि दो बस अपोजिट चल रही है तो रिलेटिव मोशन ऐड हो जाता है, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, v रिलेटिव इज इक्वल टू 10 प्लस, ये सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व करने के बाद आएगा ये 15 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, आएगा कि नहीं? अब मुझे हाथ उठा के जल्दी अपना अपना हाथ का नाम लिख के भेजो कि किस किस को आ गया जल्दी। ये ऑप्टिक्स का पहला पहला स्टेप है, ये लेक्चर अभी रिफ्रैक्शन का पहला चला है, ये प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शन की बात हुई है। तो जिन बालिकाओं को नहीं आया है वो बताओ, क्योंकि बहुत देर से ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं चले गए सब लोग, अब और उनका कोई मन नहीं है। इसने आ गई, अच्छा आ गया, निहारिका भी आ गई। तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि दिस ऑल टॉपिक इज वेरी इजी, इट कैन ईदर रिलेटेड विद द मैकेनिक्स समटाइम एंड आल्सो डिपेंडिंग अपॉन द पेपर लेवल। एग्जाम का लेवल एडवांस है तो मैकेनिक्स लगा देगा, इफ लेवल ऑफ एग्जाम इज नियर बाय द नीट एंड जेईई मेन, तो फिर वो सिर्फ यही पूछ ले बहुत है कि मैंगो ट्री से अमरूद जब आया तो क्या हुआ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चला जाए। तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी है, एंड नेक्स्ट के हम लोग डीपीपीस ले लिए होंगे आई थिंक सो। डीपीपीस भी आ गई? यस सर, ओके सही है, तब लगाओ, हार्ड कॉपी में ले लेना। ठीक है, ऑल राइट, कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो यहां से, बताओ।
यहां से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। चलो तुम जितने भी डीपीपीज सॉफ्ट कॉपी में रखे हो या जो भी है, मेरे कुछ क्वेश्चंस के ऐसे आंसर दो। ये बताओ, सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका मास है m और इसकी रेडियस है r। तो बताओ इसके सेंटर से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस वाली एक्सिस पे कितनी दूर होगा? बताओ जो। अजर आइए आइए, एक बार बात करना था। हाँ चला जी। सो नहीं बताया सेंटर ऑफ मास। प्रभात क्या बोले? 4/3। ये क्या है 4/3? अरे रेडियस के टर्म्स में तो आएगा ना कम से कम। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो याद कर लेना सेंटर ऑफ मास वगैरह, एक एक टॉपिक ऐसे फॉर्मूला को अपने जो स्टडी रूम होता है उसके वॉल पे सब पे चिपका के रखो और फिर वहां से मुझे बता दिया करो कि क्या है क्या नहीं। तो हमें आईआईटी नीट दोनों बहुत ज्यादा फायदा होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो। इवन अगर मुझे भी अभी कोई तैयारी करनी होती तो मुझे अगर नहीं याद होते कोई फैक्ट, या जैसे आमतौर पर लोग सिविल की तैयारी करके आते हैं, तो सिविल की तैयारी में क्या है कि 11th का रिवीजन हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो रखो टीचर के एंड पे इतना रखो कि वो जो कराएगा वो तो कराएगा ही आफ्टर दिस मतलब सिलेबस दिसंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा वो तो रिवीजन। बट बिफोर दैट हम और क्या अपने से कर सकते हैं, वो चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए, वो हमारे शेड्यूल में होनी चाहिए। कुछ जा थोड़ी रहा है, सारे जो फॉर्मूले हैं उनको लगा के रख लो ऑटोमेटिकली वो हमें मिलते रहेंगे और रेगुलर जब अपन रूम में जाते हैं तो दिखाई देते हैं, याद हो जाते हैं। ठीक है ना? अरे जब स्कूल्स में जाते हैं तो उस पर एक लाइन लिखी होती है, कम टू लर्न गो टू सर्व। रोज जाते जाते वो भी याद हो जाती है कि कहाँ लिखिए, कैसे उसमें लिखिए, ये वो फलाने, सब कुछ याद हो जाता है। तो लाइक दैट कि वो रखो। ठीक है? ठीक है फिर ऑलराइट। हार्ड कॉपी मुझे जल्दी जल्दी कल दिखा देना, लेकिन जिनके पास डीपीपी की हार्ड कॉपी मुझे दिखा देना, देख के फिर मैं बताऊंगा कहाँ से कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है? ऑलराइट।